अगले दिन बाद सभी दोस्तों ने तैयारी पूरी कर ली थी। सचिन ने बंगले के बारे में पूरी जानकारी जुटा ली। अतुल ने ज़रूरी चीज़ों को इकट्ठा किया था। आज शाम सूरज ढलते ही उन्हें उस जगह के लिए निकलना था। दिए हुए वक्त पर सचिन की कार सोनाली के घर पहुंची। वो पहले से ही तैयार थी। गैलरी से कार की तरफ देखती हुई अपनी मां को देखकर सोनाली ने हाथ हिलाया और कार में बैठकर गई। घर में झूठ कहा था कि वे ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं। शहर के ट्रैफिक से रास्ता निकालते हुए धीरे धीरे उनकी कार आगे बढ़ रही थी। शाम का वक्त था, मतलब ऑफिस छूटने का टाइम। हर किसी को घर जाने की जल्दी थी। लोगों की गाड़ियों से साथ ही राह चलते लोगों की भीड़ से सड़कें खचाखच भरी थीं और उन्हीं सड़कों की दोनों तरफ सटी छोटी मोटी दुकानें अब सजने लगी। रंग बिरंगे लाइट्स, चाइनीज फूड की लुभावनी खुशबू, ये सब देख विवेक ने एक नज़र सबकी ओर देखा। सबने चाइनीज फूड पर जमकर हाथ मारा और दोबारा उनकी गाड़ी चलने लगी। कुछ ही देर में शहर की चहल पहल को पीछे छोड़ते हुए उनकी गाड़ी वीरान सड़क पर दौड़ने लगी। सभी के चेहरे पर एक अजीब सी टेंशन थी। किसी को भी पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। रात के घने अंधेरे के बीच जंगल के उस सुनसान रास्ते पर उनकी कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गाड़ी की पीली हेडलाइट में सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। पतझड़ का मौसम होने के कारण पेड़ों से गिरे सूखे पत्तों ने जमीन पूरी तरह से ढक दी थी। बिना पत्तों के पेड़ जैसे हड्डियों का ढांचा बने इंसानी शरीर की तरह दिखाई पड़ रहे थे। गाड़ी की हेडलाइट में वह इलाका दिल में खौफ पैदा कर रहा था। कछुए की तरह उस कच्ची सड़क पर आगे बढ़ने वाले कार के पहिए एक जगह पर रुक गए, पर कार का इंजन अभी भी शुरू ही था। रात के वीराने में कार के इंजन की आवाज़ जंगल के सन्नाटे में कुछ ज़्यादा ही शोर कर रही थी। विवेक ने डर भरी आंखों से खिड़की के बाहर देखा। शायद वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। कार के भीतर स्टीयरिंग की बाईं तरफ हरे रंग की रोशनी से चमकने वाली डिजिटल घड़ी में 8:15 टाइम हो चुका था। उस कार के अंदर सभी एकदम चुपचाप बैठे थे। कोई भी किसी के साथ बात नहीं कर रहा था। गाड़ी का इंजन अभी भी वाइब्रेट कर रहा था। सोनाली ने ड्राइविंग सीट पर बैठे सचिन की तरफ देखा और खुद ही गाड़ी की चाबी बंद करके चाबी निकाल अपनी जीन्स की पॉकेट में रख दी। इंजन बंद होते ही गाड़ी में बैठे हर एक को अपने दिल की तेज हुई धड़कन के साथ सांसों की आवाज़ महसूस होने लगी। हमेशा शहर की चहल पहल में बेनता मस्ती करने वाले उन दोस्तों ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी इतना खौफनाक सन्नाटा महसूस नहीं किया था। कार के अंदर बैठे ही बंद दरवाज़ों पर लगी कांच की खिड़की में से हर कोई बाहर फैले काले अंधेरे को देख रहा था। कुछ देर तक वो सन्नाटा कायम रहा। गाड़ी की सामने वाली कांच से बाहर देखते हुए सचिन ने कहा, सोनाली, विवेक, अतुल, क्या तुम लोग सचमुच तैयार हो? तो क्या अब तक ये मजाक चल रहा था? सोनाली थोड़ी गुस्से में बोली। उसके साथ ही पिछली सीट पर बैठे अतुल ने कहा, तीर कमान से निकल चुका है भाई, देखो वहाँ क्या होगा। हम राहुल को ढूंढ पाएंगे या हमारे साथ भी कुछ वैसा ही होगा, पता नहीं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आने का फैसला हमने दिन के उजाले में और शहर की चहल पहल के बीच किया था। सचिन समझा रहा था। विवेक के डरे सहमे चेहरे की ओर देखते हुए अतुल बोला, देख विवेक, अगर तुझे डर लग रहा है तो तू मत आ। विवेक का दिल अभी भी घबरा रहा था। चाहे ना चाहे पर सोनाली, सचिन, अतुल आज रात उसी पुराने बंगले में रात के वक्त अपने दोस्त राहुल को ढूंढने की ठान चुके थे। चारों ओर फैली घनी झाड़ियों के बीच में से जाता एक कच्चा रास्ता और कुछ ही दूरी पर वह भूतिया बंगला। काफ़ी पुराना होने के वजह से बंगले के अंदर लाइट की कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए 2 बक्से लिए थे जिसमें लाइटर और कुछ माचिस की डिब्बियाँ, 4 टॉर्च और कई दर्जन मोमबत्तियाँ थीं। सब गाड़ी से उतरे और एक दूसरे की तरफ देखते हुए कच्ची सड़क पर बंगले की ओर चलने लगे। आज शायद अमावस्या की रात थी। काले आसमान में तारे इस तरह से चमक रहे थे
मानो वह घूर घूर कर जमीन पर होने वाली हर एक हलचल को देख रहे थे। बंगले के अंदर पहुंचने से पहले ही डर के दिमाग पर हावी हो रहा था, पर उसकी वजह थी जंगल से जंगली जानवरों की आने वाली डरावनी आवाज़ें। वे जानवर इस वीरान जंगल में कई किलोमीटर दूरी पर होने के बावजूद गहरे सन्नाटे की वजह से उनकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। उसी जंगल में कई से भेड़िए की आवाज़ जो रात के सन्नाटे को चीरती हुई काफ़ी दूर तक गूंजने लगी। सभी दोस्त डरी सहमी नज़रों से अपने चारों ओर देखते हुए आगे की ओर चलने लगे। उनके हर कदम के साथ जमीन पर बिखरे सूखे पत्ते आवाज़ की तरह चकनाचूर हो रहे थे। तभी विवेक ने हाथ आगे हुए से सबको रोक लिया। क्या हुआ? सोनाली ने पूछा। विवेक ने नज़र से इशारा करते हुए उसे नीचे ज़मीन पर देखने के लिए कहा। सोनाली ने मोबाइल का टॉर्च ऑन करते हुए ज़मीन पर रोशनी डाली और मानो उसके दिल की धड़कन जैसे थम गई। टॉर्च की रोशनी में एक बड़ा काला सांप सड़क के बीचों बीच आराम से पड़ा था। उस काले लंबे सांप पर नज़र पड़ते ही सबके कदम एक ही जगह पर रुक गए। ज़मीन पर पड़े उस सांप ने टॉर्च की रोशनी की तरफ देखा। सभी दोस्त चुपचाप खड़े रहकर उस सांप की एक एक हरकत देख रहे थे। कुछ पल शांति से टॉर्च की रोशनी की तरफ देखने के बाद जोर से फुदकारते हुए अपना जहर रोशनी की तरफ फेंका। वह नज़ारा देखकर डर के मारे सभी 2 कदम पीछे हट गए। तभी वह सांप सरकते हुए जमीन पर पड़े सूखे पत्ते के बीच से जंगल में कहीं गायब हो गया। अपने तीनों दोस्तों की तरफ देखते हुए विवेक ने थोड़ी डरी सहमी आवाज़ में कहा, चेतावनी, हमें पहली चेतावनी मिल चुकी है कि अंदर मत जाओ। विवेक की तरफ देखते हुए सोनाली ने कहा, ये रही गाड़ी की चाबी। वाकई में तुझे डर लग रहा है तो तुम जा सकते हो, हम संभाल लेंगे। और हाँ, अगर कहीं पिकनिक मनाने जाने का प्लान बना तो तुझे ज़रूर बताएंगे। सोनाली की ये बात विवेक की अच्छी नहीं लगी। यार, मैं मजाक कर रहा था। विवेक की ऊंची आवाज़ सुनकर तभी सचिन ने कहा, सब विवेक, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं। और सोनाली, मोबाइल का टॉर्च बंद करो, इस टॉर्च से काम चला लो। बोलते हुए सचिन ने अपने पास की लंबी टॉर्च सोनाली को दी। और फ्रेंड्स, ज़्यादा ऊंची आवाज़ नहीं है। सबने उसकी ओर देखा और गर्दन से हाँ में इशारा करते हुए चलने लगे। लोहे का गेट अभी उनके सामने ही था। रात के अंधेरे में सामने वाले उस बंगले का नज़ारा दिल में खौफ पैदा कर रहा था। अतुल ने धीरे से बंगले का वो लोहे का जड़ गेट धकेला। वैसे ही आवाज़ करते हुए गेट एक तरफ से खुल गया। तभी दोस्त अपने हाथों में ली हुई टॉर्च की रोशनी बंगले की चारों तरफ मारते आगे बढ़ने लगी। घने जंगल के बीचों बीच बने उस बंगले के चारों ओर एक खौफनाक जानलेवा सन्नाटा पसरा हुआ था। सब उस बंगले के बड़े से दरवाजे के बाहर खड़े थे, पर दरवाजे को अंदर की ओर धकेलने की हिम्मत किसी को नहीं हो रही थी। अभी भी सब यही सोच रहे थे कि अंदर जाएं या नहीं। हम सब को फिर एक बार सोचना चाहिए, विवेक धीमी आवाज़ में बोला। उसकी आवाज़ में डर था। तू अब भी सोच ही रहा है? अब पिछले हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अतुल ने विवेक को थोड़ा गुस्सैल आवाज़ में कहा। पर दोनों की बातों को सुनकर भी अनदेखा कर सोनाली ने अपनी आंखें बंद करते हुए लंबी सांस ली और थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए दरवाज़ा अंदर की ओर धकेल दिया। बंगले के अंदर उस काले घने अंधेरे में दरवाजे के आकार की रोशनी जमीन पर फैल गई। सोनाली ने पहला कदम बंगले के अंदर रख दिया और उसके पीछे पीछे तीनों दोस्त अंदर आ गए। 9 बज चुके हैं और चलो काम पर लगते हैं, अतुल ने सबकी ओर देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर विवेक बोला, रात को 12 बजे से पहले हमें पूरी तैयारी कर लेनी है। 12:30 से 3:30 के बीच हमें किसी भी हालत में एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ना है। विवेक की बात खत्म होते ही सोनाली ने कहा, 12:30 से 3:30 के बीच हमें राहुल की तलाश करनी है। उसी वक्त हम दो की टीम में बंटकर हर कमरे में जाकर राहुल को आवाज़ लगानी होगी। सचिन ने सोनाली के बीच में रखते हुए कहा, गलत, हमें किसी भी हालत में अपने किसी भी साथी को आवाज़ नहीं लगानी। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात हम सबको अपने जहन में याद रखनी है। सचिन की आवाज़ सुनकर हर कोई उसकी तरफ देखने लगा।
मतलब विवेक ने पूछा और सचिन ने तीनों के चेहरे की तरफ देखते हुए गंभीरता से बोला, सब कुछ समझा दूंगा पर बाद में। पहली बात हमें ये बताकर है कि इस बंगले में कुल कितने कमरे हैं। हमें उन हर एक कमरे के भीतर जाना है और कमरे की खिड़कियों पर टूटे शीशे पूरी तरह से बंद करने हैं और फिर इसी हॉल में वापस आना है। दूसरी बात, जितने भी कमरे हमने पूरी तरह से बंद किए हैं उन सब को याद रख कर रात 12:30 बजे के बाद दोबारा उस हर एक कमरे में जाना है और वहां मोमबत्ती जलाकर रोशनी करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी भी बंद कमरे अंधेरे कमरे में से या खाली अंधेरे जगह से अगर कोई तुम्हें आवाज़ देता है तो समझ लेना कि वो हमारा दोस्त नहीं है। सचिन की बात सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। तीनों दोस्त सचिन की एक एक बात अच्छे से अपने जहन में उतार रहे थे। सबके रंग उड़े चेहरे की ओर देखते हुए सचिन फिर बोलने लगा, जिस भी कमरे के अंदर तुम मोमबत्ती जलाने जा रहे हो, सबसे पहले उस कमरे के दरवाजे के बाहर से खड़े होकर तुम्हें इस बात को कंफर्म करना है कि भीतर से कोई आवाज़ या आहट महसूस नहीं हो रही है। अगर कमरे के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ आती है तो हमें उस कमरे को छोड़ देना है। सचिन को बीच में काटते हुए सोनाली ने उसे दोबारा पूछा, मतलब हमें जिस भी कमरे के भीतर जाना है, सबसे पहले कमरे के भीतर से कोई आहट या किसी तरह की आवाज़ ना आ रही हो, इसका जायज़ा लेना है। बिल्कुल सही। अगर तो कमरे के भीतर सन्नाटा हो तभी उसका दरवाज़ा खोलना है और वहाँ मोमबत्ती जलाकर उजाला करने के बाद मैं जिस कमरे को छोड़ा था उस कमरे के बाहर जाकर दोबारा उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करनी है। अगर सन्नाटा है तो दरवाज़ा खोलकर हमें वहाँ उजाला करना है। एक बात ध्यान में रखना, हमें किसी को आवाज़ नहीं लगानी। सभी दोस्त सचिन की एक एक बात सांसें रोककर सुन रहे थे। यार, ये बात तुम यहाँ आने से पहले नहीं बता सकते? नहीं, अगर पहले बता देता तो मस्ती करने के चक्कर में यहाँ आने से पहले ही तुम सब भूल जाते। बस हो गया, अभी तुम डराओ मत, वैसे भी बुरी तरह से फटी पड़ी है। बोलते हुए विवेक टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाने लगा। सबसे पहले हमें घर के सभी खिड़कियाँ और दरवाजे बंद करने होंगे। जिन खिड़कियों के शीशे टूटे हैं वहाँ पर कागज़ या ऐसे ही किसी चीज़ का इस्तेमाल करके बंद करना होगा, जिसकी वजह से इस अंदर की रोशनी बाहर ना जा सके या बाहर का अंधकार नज़र ना आए। सही कहा तुमने सचिन, सबसे पहले यही काम करते हैं। चलो। विवेक के साथ सोनाली, सचिन के साथ अतुल, दो की टीम के चारों दोस्त घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करने के लिए निकल पड़े। बंगला कई सालों से बंद होने के कारण दीवारों का रंग उड़ चुका था। जगह जगह मकड़ी के जाले दिखाई पड़ रहे थे। सोनाली और विवेक टॉर्च की सफ़ेद रोशनी में घर के निचले हिस्से की हर एक रूम को चेक करने लगे। कई जगह खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। कागज़ ढूंढने के लिए उन्होंने दीवार के पास खड़ी बीना दरवाजे की अलमारी के अंदर रोशनी डाली। अलमारी के अंदर सिवाय धूल के कुछ नहीं था। वही जमीन पर पड़े कुछ पुराने रद्दी कागजों को फाड़कर उन्होंने खिड़की के टूटे हुए शीशे बंद करना शुरू किया। इधर अतुल और सचिन दूसरे फ्लोर पर जाकर दरवाजों और खिड़की के टूटे हुए शीशे बंद करने लगे। बंगला काफ़ी बड़ा था। एक एक कमरा उन्होंने दोबारा से चेक कर लिया। इस बीच उनका काफ़ी वक्त गुजर चुका था। लगभग 11:30 बज चुके थे। सब दोबारा से हॉल के बीच खड़े हो गए। जिसने जो कमरा बंद किया वह उस कमरे के बारे में जानकारी दे रहा था। तभी सचिन ने कहा, हम कुछ भूल तो नहीं रहे हैं?